सुबह सुबह पुलिस थाने में फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर कृष्णा ने फोन उठाया। जी बताइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। आगे से हटिए, सब लोग भीड़ को साइड में करो। इस लेडी को एम्बुलेंस में ले चलो। चला कि कौन है, कहां से आई है? नहीं सर, बस हमें फोन आया कि यहाँ पर एक औरत बेहोश पड़ी है, तो मैंने यहाँ पहुंचकर आपको खबर दी। औरत को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगले दिन सुबह उसे होश आता है। मुझे लगता है आप अब ठीक हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में बताइए। और लोगों के कहे मुताबिक आपने खुद को गाड़ी के नीचे आकर मारना चाहा, क्या ये सच है? आप जानती हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो आपका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ पाता। हाँ, मैंने खुद को मारना चाहा, तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मुझे अपने ससुराल से इस हालत में भागना पड़ा। मेरा नाम कोमल है। आज से 2 साल पहले राजरानी नाम की एक औरत अपने बेटे रमेश का रिश्ता लेकर मेरे बापू के पास आई। देखिए राम प्रकाश जी, मैं जानती हूँ आपके हालात बहुत ही खराब हैं। कर्जे ने आप पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए बोल रही हूँ हमें दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस कोमल हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। मेरे शहर में रहने वाले दोस्त मदन लाल ने जैसा आपके बारे में बताया था, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव आपका पाया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी कोमल बिटिया को रमेश जैसा पति मिलेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है बहन जी। और फिर मेरी शादी रमेश के साथ हो गई। मेरे बापू ने मुझे बड़ी खुशियों और अरमानों से डोली में विदा किया था। मैं अपनी सास राजरानी और पति रमेश के साथ शहर आ गई, पर मेरी सास और मेरे पति की सच्चाई शायद कुछ और ही थी, जो उन्होंने मुझसे और मेरे बापू से छुपाई थी। माँ जी, आप तो कह रही थी कि आपकी शहर में बहुत बड़ी हवेली है। ये तो एक कमरे का ही मकान दिखाई दे रहा है माँ जी। हमारी हवेली में कुछ काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ कुछ वक्त के लिए किराए पर रह रहे हैं। अच्छा माँ जी। माँ जी, रमेश नजर नहीं आ रहे? आज सुबह से वो दिखाई नहीं दे रहे। कोमल बहू, हमारा व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए रमेश ज्यादातर काम पर ही रहता है। अच्छा, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात के वक्त मेरे पति रमेश नशे में चूर आते हैं। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। अरे तुम सो गई बड़ी जल्दी? वैसे नींद में तो मैं भी हूँ। अरे, ये इतनी शराब पीकर आए हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। पर माँ जी ने तो कहा था कि रमेश शराब को हाथ तक नहीं लगाते। माँ जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगली सुबह, माँ जी, रमेश शराब पीते हैं। आपने तो कहा था कि रमेश को शराब की लत नहीं है। कल तो शादी करके आई है और आज मेरी बुराइयां गिनाने लगी। रमेश बेटा, बहू से किस तरह से बात कर रहा है? बेचारी डर जाएगी। बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू पागल है क्या? अभी गुस्से से सारा खेल बिगाड़ देता। बड़ी मुश्किल से नई मुर्गी हाथ लगी है, अभी फड़फड़ाने लगती। पता नहीं माँ, रात में कुछ ज्यादा हो गई थी, अब से ध्यान रखूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी सास मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात हमेशा खटकती थी कि मेरे बापू से तो मेरी सास ने कहा था कि वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, पर शहर आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ जी, आप तो कह रही थी कि हमारी हवेली कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हम कब? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करूँ। रमेश बता रहा था कि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमें अपनी हवेली बेचनी ना पड़े। आप चिंता मत करो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी रहकर बहुत खुश हूँ। आपका प्यार पाकर मैं माँ की कमी भी महसूस नहीं करती। उस दिन रमेश शाम को पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और मुझसे बोले, कोमल, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने नहीं ले गया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पिक्चर देखने चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बहुत खुश थी
क्योंकि शादी के बाद पहली बार रमेश मुझे घुमाने ले जा रहे थे। मैंने शहर भी अच्छे से नहीं घूमा था। मैं पहली बार ही शहर आई थी, इसलिए किसी को जानती तक नहीं थी। रमेश पान की दुकान से अपने लिए एक सिगरेट खरीदने लगे। मैं उनका सिनेमा हॉल के गेट पर इंतजार कर रही थी कि तभी। फिर क्या हुआ बताइए कोमल जी। हवलदार, इन्हें पीने के लिए पानी दो। छोड़ देगा ये तुम्हें भी, इसने मुझे भी छोड़ दिया है। मैं तर भटक रही हूँ। कौन हो तुम और मेरे से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? कोमल, पिक्चर शुरू हो जाएगी, मैंने टिकट खरीद लिए। आओ सिनेमा हॉल में चलते हैं। रमेश, वो औरत कौन थी जो शायद मुझे कुछ कहना चाह रही हो? कौन सी औरत? कोमल, तुम नहीं जानती ये शहर है। यहाँ पर हर गली नुक्कड़ में एक मांगने वाला तुम्हें मिल जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और मैं गर्भवती हो गई। ये सुनकर मेरी सास राजरानी बहुत खुश थी। कोमल बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक प्यारे से बच्चे की दादी बन जाऊंगी। रमेश, तूने सुना? कोमल बहू हमें कितनी बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। अब से तुम बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, सिर्फ अपना और अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखोगी। अब तो मेरी सास राजरानी मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्यार रखने लगी थी। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। एक सुबह मैंने माँ जी से मंदिर जाने के लिए पूछा। माँ जी, मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं निकली, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर हुआ। हाँ हाँ, जरूर जाओ, पर ध्यान से जाना और जल्दी लौट आना। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं मंदिर के लिए पैदल ही सड़क पर जा रही थी। तभी मुझे वो औरत दोबारा दिखाई दी जो मुझे पिछले दिनों सिनेमा हॉल के बाहर दिखाई दी थी। बस मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौन हो तुम जो बार बार मेरा पीछा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम रमेश की पत्नी कोमल हो, पर शायद तुम ये नहीं जानती मैं रमेश की पहली पत्नी सुषमा हूँ। पहली पत्नी सुषमा? ये कैसे हो सकता है? रमेश की पत्नी मैं हूँ। मेरे से पहले उनकी शादी किसी के साथ नहीं हुई। तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये देखो, मेरे साथ इस फोटो में कौन है। ये कैसे हो सकता है? रमेश ने मेरे से पहले तुमसे शादी की, और अगर वो शादीशुदा थे फिर उन्होंने मेरे से शादी क्यों की? बच्चे के लिए। वो दोनों माँ बेटे गर्भवती बहू का सौदा करते हैं। तुम्हारे से पहले रमेश ने मेरे साथ भी शादी की थी, और मैं जब गर्भवती हुई तो 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। पर वो माँ बेटे मेरे बच्चे को गर्भ में ही बेच चुके थे। उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया और मेरे बच्चे को ना जाने किन हाथों में लाखों रुपए में बेच दिया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं एक गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की थी, और मैं करती भी क्या? मेरे गरीब माँ बाप तो ये सब सुनकर ही मर जाते। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई और यही शहर में दुख के दिन काट रही हूँ। मुझे राजरानी और रमेश ने धोखा दिया है। मेरे बच्चे को धोखे से लाखों रुपए में उन्होंने अनजान हाथों में बेच दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बातों पर यकीन करूं या नहीं। बस तुम इतना याद रखना, जब राजरानी और रमेश तुम्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वहां पर तुम किसी तरह से नींद का इंजेक्शन लगने से अपने आप को रोक लेना। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो तुम्हें नींद का इंजेक्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब तक तो वो तुम्हारा गर्भ बेच भी चुके होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी भी सुषमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर कल सुबह जब अस्पताल में मैंने अपने पति और सास को एक डॉक्टर से बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग मुझे नींद का इंजेक्शन देना चाहते थे। मैं भागकर कहाँ जाती, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल से भाग निकली। पर ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन आप वहां पर पहुंच गए और मुझे यहाँ ले आए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको आपके पिताजी के पास भेज देंगे, फिर आप उनके पास सुरक्षित रह सकती हैं। बाकी रहा राजरानी और रमेश का सवाल, तो उनको तो हमारी पुलिस की टीम पकड़ ही लेगी, और आज शाम तक वो दोनों माँ बेटे सलाखों के पीछे होंगे। कोमल अपनी हिम्मत और प्रयास से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचा लेती है। पुलिस सुषमा का भी बयान लेती है और राजरानी और रमेश को बच्चा बेचने के जुर्म में सजा हो जाती है। भले ही कोमल को अच्छा पति और अच्छी ससुराल नहीं मिल पाई थी, उसे जिंदगी